नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करने का प्रयास करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप उस प्रश्न को ठीक कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सके। तो चलिए आज सबसे पहले यही देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम किन खबरों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारी 4 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो लगातार पिछले सप्ताह चर्चा में रही हैं। कौन सी खबरें हैं? पहली खबर यह है कि हाल ही में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक हुई थी और उसमें कई उत्पादों के जीएसटी दर में बदलाव किया गया है। तो इन बदलावों को देखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। हाल ही में प्रत्यक्ष कर में एक बढ़ोतरी की स्थिति देखने को मिली है, तो प्रत्यक्ष कर संरचना में कई प्रकार के बदलावों को भी इंगित करती है। उन बदलावों को हमें समझना जरूरी है और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें वे समझने ही चाहिए। साथ ही वर्ष 2025 में भारत के विकास अनुमान में हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कमी कर दी गई है, तो वो विकास अनुमान क्या है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा हाल ही में एक आंकड़ा हमारे पास ये भी आता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, यानी जो लघु व्यवसाय है, उन्होंने भारत में 1 करोड़ से ऊपर की नौकरियां प्रदान की है। अगर हम पिछले साल के अक्टूबर से लेकर के इस साल के सितंबर के आंकड़े को ध्यान से देखते हैं, तो उसमें हमें 1 करोड़ से ऊपर की नौकरियां देखने को मिलती है, जो कि छोटे व्यवसायों द्वारा प्रदान की गई है। तो इस खबर पर भी बात करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात होगी। अब आज की पहली खबर पर चर्चा करते हैं और पहली खबर हमारी जीएसटी दर में हाल ही में हुए बदलाव से जुड़ी हुई है। हाल ही में बदलाव कब हुए? आप जानते हैं कि जीएसटी परिषद की हाल ही में 55वीं बैठक हुई है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्णय किस प्रकार से हैं? जैसे में एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि जो स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियर है और जीवन बीमा प्रीमियर के अलावा जो खाद्य वितरण शुल्क है, उस पर जीएसटी की दरों को कम करने का जो निर्णय है वो स्थगित कर दिया गया है। यानी स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियर पर लगने वाला जो जीएसटी दर है, उस पर लगातार चर्चा चल रही थी कि जीएसटी की दर को इसे, यानी इन चीजों पर जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाला जीएसटी दर को कम कर किया जाए। लेकिन इसको कम करने के निर्णय को अभी स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है और इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण निर्णय और पोस्टपोन हुआ है, स्थगित हुआ है और वो हुआ है खाद्य वितरण शुल्क पर। आप जानते हैं कि आजकल कई प्रकार की ई कॉमर्स कंपनियां हैं, चाहे वो जोमेटो हो चाहे स्विगी हो, वो आपको खाद्य का वितरण करती हैं। तो खाद्य वितरण शुल्क पर जीएसटी की दरों को कम करने का एक लगातार प्रस्ताव चल रहा था। तो इस निर्णय को भी अभी स्थगित कर दिया गया है कि इस पर जीएसटी की दरों को कम किया जाए या कम न किया जाए। राज्यों की ओर से विरोध के कारण भी विमानन टरबाइन ईंधन यानी एविएशन जो टरबाइन फ्यूल है, उसको भी जीएसटी के अंतर्गत शामिल करने पर जो चर्चा है उसको स्थगित कर दिया है, क्योंकि लगातार राज्यों को इस बात की चिंता है कि अगर एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी विमानन टरबाइन ईंधन को अगर जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा, तो इससे उन्हें अपने कर अधिकार खोने का डर है। यानी वो अपने कर अधिकार खो देंगे, अपने टैक्स के जो राइट्स हैं उनको खो सकते हैं और इसलिए उन्होंने लगातार इस बात का विरोध किया कि एविएशन टरबाइन फ्यूल को यानी एटीएफ को जीएसटी का हिस्सा बनाया जाए। उनके द्वारा विरोध करने के कारण इसको भी इसको जीएसटी दरों के अंतर्गत शामिल करने के विचार को भी स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा जीन थेरेपी और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें हैं, उस पर जीएसटी से छूट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा जो प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल वाहन है, जो इलेक्ट्रिक वाहन है, उनकी बिक्री के लिए मार्जिन पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर के 18% कर दिया गया है और जो फोर्टिफाइड चावल है, उस पर जीएसटी दर को घटा दिया गया है, 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जो जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर है, उसको रखा जाए या नहीं रखा जाए, इस पर विचार करने के लिए एक मंत्री स्तरीय समूह का गठन किया गया था। तो इस मंत्री स्तरीय समूह का कार्यकाल भी अभी बढ़ा दिया गया है और उसका कारण हम आपको बता देते हैं। उसका कारण ये है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब जुलाई 2017 में जीएसटी रेज़ीम को लाया गया, तो बहुत से राज्यों की ये सबसे बड़ी चिंता थी कि वो अपने कई कर को हाथ से धो बैठेंगे या उन्हें कई तरह की राजस्व हानि होगी। इस राजस्व हानि से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए
केंद्र ने उनको आश्वासन दिया था कि वो एक जीएसटी उपकर लगाएंगे, क्षतिपूर्ति कर लगाएंगे, सेस लगाएंगे, ताकि राज्यों को जो करों का नुकसान होगा उस कर की क्षतिपूर्ति की जा सके, उस कर को अगर उनको किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसको क्षतिपूर्त किया जा सके। और इसीलिए कई उत्पादों पर सेस लगाया जाता है। और उनमें किस तरह के उत्पाद हैं, जैसे तंबाकू उत्पादों पर सेस लगाया जाता है, जो बेवरेजेस हैं, आपके पेय पदार्थ हैं, उन पर भी कर लगाया जाता है, जो आपके लग्जरी व्हीकल्स हैं, जो मोटर वाहन हैं, उन पर सेस लगाया जाता है, कोयले पर भी सेस लगाया जाता है। और कोयले पर सेस लगाने का एक कारण ये भी है कि कोयला जीवाश्म ईंधन है और जीवाश्म ईंधन से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से वैश्विक तापमान को बढ़ावा मिलता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए भी कहीं न कहीं एक इनडायरेक्ट तरीके से ये काम करता है, तो इस पर भी सेस लगाया गया था। तो इन उत्पादों पर सेस लगाया जाता है और इस सेस के माध्यम से राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। आप ये भी जानते हैं कि वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी का बहुत ज़्यादा असर था। उस कोविड महामारी के कारण केंद्र सरकार को भी राजस्व के स्तर पर बहुत बड़ी हानि उठाना पड़ेगा था। और इन सभी स्थितियों के चलते जो ये क्षतिपूर्ति उपकर है, इसकी पहले 5 वर्ष के लिए लगाया गया था, यानी वर्ष 2022 तक के लिए लगाया गया था। और बाद में इसको बढ़ा दिया गया था मार्च 2026 तक। अब मार्च 2026 के बाद इसको जारी रखना है या नहीं रखना है, इस पर विचार करने के लिए एक मंत्री स्तरीय समूह का गठन किया गया था। हाल ही में इस मंत्री स्तरीय समूह के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया गया है, इसके कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया है। और ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के बाद हमारे सामने आती है। हाल ही में हमें प्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो भारत की कर संरचना में बड़े बदलावों की तरफ संकेत करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कर संरचना में किस प्रकार से बदलाव हुए हैं और उनका डेटा क्या है। और फिर हम ये देखेंगे कि कर संरचना में वो किस प्रकार के बदलावों को संकेत दे रहे हैं, किस प्रकार के जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें किस प्रकार के चेंजेस को वो एक तरह से सुझाते हैं। तो खबर यही है कि वर्ष 2024-25 के अंतर्गत अभी तक जो शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह है, यानी जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, वो 16.5% बढ़ करके 15,82,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और इसके अंतर्गत कई डेटा आता है, यानी डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत कई श्रेणियां आती हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है। और खास तौर से इसमें 2 श्रेणियों को शामिल किया जाता है, एक कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरा नॉन कॉर्पोरेट टैक्स। नॉन कॉर्पोरेट टैक्स को हाल ही तक पर्सनल इनकम टैक्स के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन हाल ही में इसकी शब्दावली में हमें एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी पर्सनल इनकम टैक्स की जगह नॉन कॉर्पोरेट टैक्स शब्द इस्तेमाल हो रहा है, जो अपने आप में एक बदलाव को इंगित करता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से, कॉर्पोरेट कर के माध्यम से जो प्राप्तियां हैं वो कितनी हैं, वो लगभग 7.43 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 8.6% की वृद्धि दिखाती है। इसी प्रकार से जो गैर कॉर्पोरेट कर है, जिसको पर्सनल इनकम टैक्स के नाम से हम जानते हैं, उसमें वृद्धि 22.5% की है, जो 7.97 लाख करोड़ रुपए के कुल अमाउंट को प्रदर्शित करता है। पहली बार ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है कि जो कॉर्पोरेट कर प्राप्तियां हैं वो ज्यादा हुई है, कॉर्पोरेट कर प्राप्तियों से ज्यादा प्राप्तियां गैर कॉर्पोरेट कर के माध्यम से हुई है। ये टैक्स स्ट्रक्चर में, टैक्स की संरचना में एक बड़े बदलावों की तरफ संकेत करता है और भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी प्रकार से जो प्रतिभूति लेन देन कर है, यानी जो एसटीटी है, एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, वो शेयर बाजार में निरंतर कारोबार के कारण 85.5% की तीव्र वृद्धि उसने की है। और इसके माध्यम से जो प्राप्ति है वो 40,100 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। इसी के अलावा अग्रिम कर संग्रह में भी 20.9% की वृद्धि देखने को मिली है और कुल 7.56 लाख करोड़ की ये अमाउंट हमें देखने को मिलता है, जो पिछले वर्ष के 6.25 लाख करोड़ से अधिक बैठता है। अन्य कर वृद्धि को अगर देखें तो अन्य कर वृद्धियों में भी वर्ष 5.9% की वृद्धि हुई है। और इसमें आ जाता है आपका समकारी कर, यानी इक्वलाइजेशन टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, संपत्ति कर और अन्य कर इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये करों का पूरा एक स्ट्रक्चर रहा है। पिछले वर्ष की तुलना अगर इससे करें, यानी वर्ष 2023-24 के आंकड़ों से करें, तो शुद्ध प्रत्यक्ष कर राजस्व 17.7
प्रतिशत बढ़ करके 19.58 लाख करोड़ हो गया है। और व्यक्तिगत आयकर की अगर हम बात करें यानी पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें तो इसका हिस्सा 53.3% रहा है, जो 2022-23 में 5.06% था। यानी जो गैर कॉर्पोरेट कर है, जिसे पहले व्यक्तिगत आयकर से संबोधित किया जाता था, उसमें बढ़ोतरी हो रही है और ये भारत की टैक्स संरचना में एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत करता है। बड़ा बदलाव यही है कि जो गैर कॉर्पोरेट कर है, जो कि व्यक्तियों पर लगाया जाता है, जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हिंदू अविभाजित परिवार और इसमें और इसी तरह के इनकम टैक्स से जुड़े हुए ग्रुप शामिल होते हैं, उन पर लगाया जाता है, ने शुद्ध संग्रह में योगदान के मामले में कॉर्पोरेट करों को पीछे छोड़ दिया है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लिया आपका जो इनकम टैक्स है वो किस प्रकार से, या आप कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो आप व्यक्तियों पर लगाया जाता है और वो किस पर लगाया जाता है, कॉर्पोरेट पर लगाया जाता है, कॉर्पोरेशंस पर लगाया जाता है। और अगर व्यक्तियों की आय से या व्यक्तियों की आय पर लगने वाले टैक्स से आय अधिक होगी और कॉरपोरेशन पर लगने वाले टैक्स से आय कम होगी, तो इसका मतलब है कि आम व्यक्ति पर करों का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इससे इनका भविष्य में उपभोग करने की दर भी प्रभावित हो सकती है और जो लॉन्ग टर्म में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक प्रभाव भी लेकर के आ सकती है, और इसलिए अपने आप में टैक्स स्ट्रक्चर में एक बड़े बदलाव को सूचित करता है। इसी के अलावा शेयर बाजार का भी प्रभाव आप देख सकते हैं कि जो आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स राजस्व में उच्च वृद्धि, मूल्यांकन में उतार चढ़ाव के बावजूद मजबूत बाजार गतिविधि को इंगित कर रहा है। यानी जो भारत का शेयर बाजार है वो उतार चढ़ाव के बीच भी अपने आप को रेजिलिएंट बना के रखा हुआ है और ये अपने आप में भविष्य में एक बहुत बेहतर संकेत अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सामने आता है। इसके अलावा आधिकारिक डेटा में व्यक्तिगत आयकर यानी पर्सनल इनकम टैक्स शब्द को गैर कॉर्पोरेट करों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ये भी अपने आप में एक बदलाव है। वर्ष 2025 में भारत के विकास अनुमान में किस प्रकार की कमी हमें देखने को मिलती है, इसको भी हम ठीक तरीके से समझ लेते हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी जो वृद्धि दर है वो कितनी अनुमानित की गई है। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो रिपोर्ट आई है भारत के विकास को लेकर के, विकास वृद्धि के अनुमान को लेकर के, ये किसकी तरफ से आई है, ये वित्त मंत्रालय की तरफ से आई है। और इस वित्त मंत्रालय की तरफ से आई रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 यानी जो फाइनेंशियल ईयर वर्तमान में चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होता है और कब तक चलेगा, 31 मार्च 2025 तक चलेगा। इसको हम कहते हैं वित्त वर्ष 2025 के नाम से। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में जताई गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भी अपने अनुमानों को संशोधित किया गया था और उसने भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी वृद्धि दर को अनुमानित कितना किया था, 6.6%। तो दोनों के ही अनुमान आसपास हैं। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने जो आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त की थी, ग्रोथ रेट प्राप्त किया था, वो कितना प्राप्त किया था, 8.2% का प्राप्त किया था। और हाल ही में वैश्विक अनिश्चितताओं आर्थिक कारणों से भारत प्रभावित हो सकता है। हालांकि भारत वैश्विक चिंताओं से पिछले साल भी प्रभावित रहा था, चाहे वो चिंताएं तेल के मूल्यों को लेकर के हो, चाहे जियोपॉलिटिकल चिंताएं हो, वो पिछले साल भी प्रभावी थी। वित्त वर्ष 2025 के लिए वृद्धि दर 6.5 से लेकर के 7% के निचले स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है। अब इससे संबंधित थोड़ा सा और विश्लेषण कर लेते हैं कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में सुधार की उम्मीद भी इस रिपोर्ट में जताई गई है। और जब हम द्वितीय छमाही की बात करते हैं तो पहली छमाही कब से कब पूरी हो जाती है, पहली छमाही अप्रैल से लेकर के सितंबर तक पूरी हो जाती है और दूसरी छमाही अक्टूबर से लेकर के मार्च तक पूरी होती है। तो अक्टूबर से लेकर के मार्च की जो दूसरी छमाही है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ग्रामीण मांग है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो डिमांड लेवल है वो लगातार एक बेहतर स्तर पर बना हुआ है, लचीला बना हुआ है। यहाँ जो लचीला शब्द आया है ये रेजिलिएंट के बनिस्पत आया है, रेजिलिएंट की जगह आया है। और रेजिलिएंट जो शब्द है वो अपने आप में आप इस तरह से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं जिससे बाहरी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है, बाहरी चीजों के प्रभाव के प्रति वो इम्यून होता है, तो आप उसको रेजिलिएंट के नाम से संबोधित करते हैं। तो ग्रामीण मांग जो है वो रेजिलिएंट बनी हुई है, यानी ग्रामीण मांग भारत में आज भी बेहतर बनी हुई है। इसके अलावा जो शहरी मांग है वो Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 यानी
जो हमारा वित्त वर्ष 2025 है उसके क्वार्टर 3 में के शुरुआती महीनों में एक सुधार का संकेत देती है। इस प्रकार से न केवल ग्रामीण मांग भारत में बेहतर बनी हुई है, रेजिलिएंट बनी हुई है, बल्कि शहरी मांग में भी लगातार बढ़ोतरी के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। दुपहिया और तिपहिया वाहनों के अलावा घरेलू जो ट्रैक्टर हैं, उनकी मजबूत बिक्री इस बात का संकेत प्रदान करती है कि ग्रामीण मांग बेहतर स्थिति में है। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का क्वार्टर 3 में कौन-कौन सा महीना आ जाता है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जो कि वर्तमान में चल रहा है। इसमें भी हमें सकारात्मक संकेत प्राप्त होते हैं। वित्त मंत्रालय ने तीसरी तिमाही के लिए आशाजनक कारणों पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला है और बताया है कि रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ जो अनुकूल जलाशय स्तर है और जो पर्याप्त उर्वरक उपलब्धता है, ये एक बेहतर संकेत अर्थव्यवस्था के लिए प्रदान करते हैं। इस अवधि के दौरान औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आने की लगातार उम्मीद बनी हुई है। हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि शहरी मांग में सुधार का महत्वपूर्ण संकेत देती है। इसी प्रकार से अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें और खाद्य मूल्यों के रुझानों की बात करें, तो मुद्रास्फीति संबंधी दबाव हाल ही में कम होने के संकेत प्राप्त हुए हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जो सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति है, उसके 4.8% रहने का अनुमान लगाया है और तीसरी तिमाही में इसके 5.7% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो ताजा उपज है उसकी आमद से सब्जियों की कीमतों पर दबाव कम रहने में मदद मिल सकती है और वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल की कीमतों की वृद्धि का जो जोखिम है वो लगातार बना हुआ है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वैश्विक स्तर पर भले ही खाद्य तेल की कीमतों के वृद्धि से संबंधित जोखिम बने हुए हों, जो ताजा उपज भारतीय मार्केट में आने वाली है सब्जियों की, उससे सब्जियों की कीमत पर दबाव कम हो सकते हैं। इस लाइन का सीधे तौर पर यह मतलब है। अब हम आगे देखते हैं कि आर्थिक मंदी और जोखिम से संबंधित किस तरह की बातों को इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर धीमी होकर 5.4% रह गई थी, जो कि इसके कमजोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कमजोर विनिर्माण और उपभोग वृद्धि से प्रभावित हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप ही आरबीआई ने पूरे वर्ष के विकास अनुमान को 7.2% से घटा करके 6.6% कर दिया था और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब इसके 6.5% किया है। वैश्विक स्तर पर एक सबसे संभावित जो जोखिम हमें नजर आता है वो ये है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वर्ष 2025 में हमें डॉलर की एक मजबूत स्थिति देखने को मिले और अगर हमें डॉलर की एक मजबूत स्थिति देखने को मिलेगी तो इसका स्वाभाविक मतलब है कि भारत से निर्यात में एक घटाव हो सकता है, एक कमी हो सकती है, जो भारत के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अनुकूल स्थिति नहीं होगी। साथ ही जो संभावित वैश्विक व्यापार है उसमें हमें कई तरह के तनाव देखने को मिल सकते हैं, कई तरह के नए वैश्विक जोखिम देखने को मिल सकते हैं। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में बहुत लंबे समय से संघर्ष जारी है, रूस यूक्रेन युद्ध भी लगातार जारी है, तो इस तरह के वैश्विक जोखिम लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत चुके हैं, तो उनकी व्यापार नीति किस प्रकार से रहती है? क्या अमेरिका और चीन में एक बार फिर वर्ष 2018 की तरह व्यापार युद्ध होगा और उस व्यापार युद्ध से किस प्रकार की चिंताएं उभरेंगी, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हमारे सामने हो सकती है। तो उस चुनौती का भी प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगर हम मौद्रिक नीतियों के प्रभाव की बात करें तो आरबीआई की जो प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीतियों का मंदी में योगदान हो सकता है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति का जब हम बात करते हैं तो कई बार इसको इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि आरबीआई कई बार क्या करता है कि अगर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है, जो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति को कम करने का प्रयास करता है और इसके लिए वो ब्याज दरों को या तो स्थिर रखता है या ब्याज दरों को बड़े स्तर पर रखता है। और अगर ब्याज दरों को बड़े स्तर पर रखता है तो जो बिजनेसेस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं हैं, उनके लिए आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में तरलता, लिक्विडिटी की उपस्थिति कम हो जाती है, कम पैसा आता है, जिससे आर्थिक समृद्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के चांसेस रहते हैं। अब आरबीआई की मौद्रिक नीति अगर मुद्रास्फीति को ही ध्यान में रख करके चलती है तो इसे कई बार
प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि वो आने वाले समय में आर्थिक मंदी को बढ़ावा दे सकती है, उसमें योगदान दे सकती है। एक्सपर्ट्स का इस तरह से एक परिभाषा दी जाती है। यद्यपि विकास को समर्थन देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने का आरबीआई के ऊपर दबाव तो है, फिर भी आरबीआई ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को हाल ही में स्थिर रखा है। और इसमें कई एक्सपर्ट का तर्क यह है कि अगर मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ब्याज दरें नहीं बढ़ाई गई हैं, अगर मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के बीच एक संतुलन स्थापित करने के लिए आरबीआई ने ब्याज दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि आरबीआई अगर मुद्रास्फीति को कम करने के निर्णय पर पूरी तरह से आमादा हो जाए तो हो सकता है वो ब्याज दरों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी कर दे, जिससे आर्थिक विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हो। तो आरबीआई के हाल ही के कदमों को, जो कि ब्याज दरों को स्थिर रखते हैं, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से भी समझा जा रहा है कई एक्सपर्ट्स के द्वारा। व्यापार तनाव जो कि पूरे विश्व में हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने से, वर्ष 2018 में जिस प्रकार से अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध की शुरुआत हुई थी, उससे उस तरह की स्थितियों से वर्ष 2026 में भी व्यापार तनाव जैसी स्थितियां आ सकती हैं। इसके अलावा जो मजबूत अमेरिकी डॉलर है भविष्य में वर्ष 2026 में वो वैश्विक जोखिमों, माफ कीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर वर्ष 2026 की हम बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2025 से हो जाएगी। तो मजबूत डॉलर, अमेरिकी डॉलर और उसके अलावा व्यापार तनाव, ये दोनों ऐसे वैश्विक जोखिम हैं, इनसे आने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी एक प्रभाव पड़ने की आशंका लगातार रहेगी। वित्त वर्ष 2026 और उसके बाद का परिदृश्य किस प्रकार से रह सकता है? वर्तमान चुनौतियों के बावजूद मौजूदा घरेलू आर्थिक बुनियादी ढांचे के कारण भारत का दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण आशावादी बना हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या माना गया है इसका सबसे बड़ा कारण ये माना गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी विशेषताएं हैं, वो अपने आप में बहुत रेजिलिएंट है और वो किसी भी प्रकार के जोखिम का सामना कर सकती हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने और आगामी वर्षों में विकास को बनाए रखने के लिए आर्थिक हितधारकों यानी इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स की ओर से सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये जो पूरी रिपोर्ट है उसमें प्रकाश डाला गया है। अब हम अपनी अंतिम खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बताती है कि छोटे व्यवसायों ने हाल ही में 1 करोड़ से ऊपर की नौकरियां प्रदान की है। और जब हम इस आंकड़े की बात करते हैं तो यह आंकड़ा अक्टूबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 का हमारे सामने आता है। तो अब हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, जो बताता है कि लघु व्यवसायों ने कितने बड़े स्तर पर भारत में रोजगार सृजन में योगदान दिया है। भारत के विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में लघु व्यवसायों ने सितंबर 2024 तक इस वर्ष 11 मिलियन नौकरियां जोड़ी है, यानी 1 करोड़ 10 लाख के आसपास नौकरियां इसके द्वारा जोड़ी गई है। लघु व्यवसाय में कुल रोजगार 109.6 मिलियन से बढ़कर के 120.6 मिलियन हो गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उल्लेखनीय वृद्धि को प्रदर्शित करता है। अगर हम लघु विनिर्माण यानी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के विकास की बात करें तो इसमें जिसमें जो परिधान निर्माता है और जो खाद्य प्रसंस्करण करता है, जो कि फूड प्रोसेसर्स हैं, जैसी परिवार स्वामित्व वाली इकाइयों सहित छोटे विनिर्माण व्यवसायों की जो संख्या है वो वर्ष 2023-24 में 17.83 मिलियन से बढ़कर के 20.15 मिलियन हो गई है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लघु व्यवसायों में वृद्धि के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये जो सर्वेक्षण अवधि अभी आपको बताई गई थी, अक्टूबर 2023 से लेकर के सितंबर 2025-24 के बीच की है। इसमें बताया गया है कि विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में कुल छोटे व्यवसाय 65 मिलियन से बढ़कर के 73.4 मिलियन हो गए हैं, जो कि 12.84% की वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप लघु व्यवसायों के आर्थिक प्रभाव और भूमिका की बात करें तो छोटे व्यवसाय, विशेषकर असंगठित गैर कृषि क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं? जिनका पंजीकरण सरकार के पास नहीं होता और जो सरकार के विनियमों नियमों का पालन नहीं करते हैं। सामान्य तौर से इनमें जो श्रमिकों की संख्या होती है वो छोटी होती है, इनका व्यवसाय अपने आप में बहुत छोटा होता है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा व्यापक नहीं होता। लेकिन भारत में इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, इनके द्वारा दिया जाने वाला रोजगार इतना है,
कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर प्रभावित कर देते हैं और विशेषकर जो असंगठित क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो भारत के रोजगार और आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कई प्रकार के आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं कि जो भारत में गैर संगठित क्षेत्र है, ये भारत में बहुत बड़े स्तर पर रोजगार देने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, भारत की आर्थिक गतिविधि के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम वेतन वृद्धि और मुद्रास्फीति की बात करें तो छोटे व्यवसायों में जो कार्यरत श्रमिक हैं, उनका औसत वार्षिक वेतन 13% बढ़कर के कितना हुआ है? $1,41,071 हुआ है, यानी $1656 हो गया है। वेतन वृद्धि के बावजूद लगभग 5.5% की वार्षिक मुद्रास्फीति की तुलना में ये वृद्धि मामूली थी, जिससे वास्तविक क्रय शक्ति प्रभावित हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि औसत वार्षिक वेतन में भले ही 13% की बढ़ोतरी हो, लेकिन मुद्रास्फीति में होने वाली वृद्धि ने उनकी क्रय शक्ति क्षमता को, उनकी परचेजिंग पावर को एक तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। तो पर्सनल इनकम में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी वो वस्तुतः उनकी परचेजिंग पावर में पूरी तरह से तब्दील नहीं हो पाई, क्योंकि भारत में मुद्रास्फीति भी लगातार बढ़ी। इस आंकड़े से हमें ये पता चलता है। इसके अलावा जो वेतन स्तर में चुनौतियों की अगर हम बात करें तो छोटे व्यवसायों में मजदूरी, विशेष तौर से ग्रामीण और शहरी झुग्गी झोपड़ियों वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय $2800 से काफी कम है। इसका मतलब यही है कि भारत में जो राष्ट्रीय औसत है प्रति व्यक्ति आय का, जो कि $2800 के लगभग है। अगर हम उसके बनिस्बत छोटे व्यवसायों में मजदूरी के स्तर को देखें, जो मजदूरी विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी झुग्गी झोपड़ियों वाले क्षेत्रों में लगातार चलती है, वहां पर हमें वेतन में उतनी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलती, वहां पर वेतन बेहद ज्यादा कम है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे। अब हम इन सभी टॉपिक से संबंधित एक-एक प्रश्नों को देखेंगे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने होंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, जीएसटी मुआवजा उपकर की अवधि कब तक है? जीएसटी मुआवजा यानी क्षतिपूर्ति जो उपकर है, जो क्षतिपूर्ति सेस है, उसकी अवधि वर्तमान में कब तक है? मार्च 2000, इसका मतलब है कि वो कब तक लगाया जाएगा। आपके ऑप्शन है मार्च 2025, मार्च 2026, मार्च 2027 या मार्च 2028। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार में निरंतर कारोबार के कारण एसटीटी का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में उच्च वृद्धि का क्या संकेत है? निवेशकों की संख्या में गिरावट, बाजार में अव्यवस्था या कमजोर बाजार गतिविधि या उतार चढ़ाव के बावजूद मजबूत बाजार गतिविधि। तीसरा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में भारत के आर्थिक विकास में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है कमजोर ग्रामीण मांग और उच्च मुद्रास्फीति, औद्योगिक गतिविधि में गिरावट, निर्यात मांग में वृद्धि या लचीली ग्रामीण मांग और शहरी मांग में सुधार। अगला प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न होगा, भारत में लघु व्यवसाय यानी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो आमतौर पर कम मजदूरी देते हैं, अक्सर कहां पर स्थित हैं? ग्रामीण क्षेत्र और शहरी मलिन बस्तियां, शहरी केंद्र और औद्योगिक केंद्र, आर्थिक क्षेत्र और विशेष परियोजनाएं या तटीय शहर। यानी ऐसे आर्थिक क्षेत्र और विशेष परियोजनाओं से संबंधित मतलब है कि जहां पर इस प्रकार की परियोजनाएं चल रही हैं, वहां पर ये लघु व्यवसाय स्थित है। और चौथा ऑप्शन है तटीय शहर। तटीय शहर। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं और हमारी नव वर्ष की जो स्पेशल छूट है उसका भी लाभ उठाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा करके आप उस छूट का लाभ उठा सकते हैं। आपको 8750187501 पर कॉल करके भी उस छूट का लाभ मिल सकता है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।